Today we are going to discuss the mass spectrometry or mass spectroscopy. Okay, mass spectrometry, it is a technique which we used to determine exact masses of isotopes and relative abundances. ये हम इसको यूज कर चुके हैं स्टार्ट ऑफ द चैप्टर एएस के टॉपिक में ना, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे थे तो हम ये चीज यूज कर चुके हैं कि एक टेक्निक है विच इज यूज टू डिटरमिन द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप्स एंड relative abundances. ये हमने पहले यूज किया, लेकिन अब हम इसको यूज करेंगे. नाउ इट इज यूज्ड to determine the molecular mass, molecular formula, and the structure, and hence structure of organic compound. ये अब इसका यूज है. Now we are going to do this. अब ये सारा जो प्रोसेस है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर, जिसमें आप ये परफॉर्म करते हैं फिनोमेना. अब मैस स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर ना एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है. इतना छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आपने, लेट से अगर क्लोरीन को हम प्रीवियसली पास कर रहे थे, तो आई सपोज कि क्लोरीन का मुझे नहीं पता इसका क्या आइसोटोपिक मास है और ये भी नहीं पता कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है. तो जब मैं क्लोरीन को इसके अंदर पास करता था ना, इसके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है जो हाई स्पीड पे इलेक्ट्रॉन्स फायर करती है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. यानी बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस शेल में, तो उन 7 में से एक इलेक्ट्रॉन को ये नॉकआउट कर देता है. जैसे जैसे वो नहीं होता स्नूकर बॉल में होता है कि क्लोरीन जब यहाँ पहुंचता है ना, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेस से इसको यूं हिट करेगा और इसको यहाँ से नॉकआउट कर देगा, तो क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. बट ऐसा जैसा इस सेट की ये डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है कि ये कैसे हुआ. आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि जो ही आप मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर पास करते हैं किसी एटम को, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसका नॉकआउट हो जाता है. देन इसको ना इलेक्ट्रिक फील्ड आगे खींच लेती है, तो चारों Cl पॉजिटिव एक ही पाथ के ऊपर आगे चले जाते हैं. फिर ना एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो उनको पुश कर देती है एक सर्कुलर पाथ पे यहाँ. तो अब यहां से आगे जितने उसके आइसोटोप होंगे ना, या जितने मैसेज होंगे, उतने अलग अलग पाथ्स बन जाएंगे. दैट्स द पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली यहां से आगे जैसे क्लोरीन के केस में 3 अलग पाथ्स बन जाते हैं, क्योंकि 3 क्लोरीन का मैस एक जैसा होता है. चौथे क्लोरीन का मैस डिफरेंट होता है, वो एक अलग पाथ पे चल पड़ता है. ठीक है, पता कैसे चलता है? यहाँ 3 इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ एक. अब ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स ऑफ डिफ्लेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये सारा यूज करके हम ये पता चला लेते हैं कि जो क्लोरीन इस पाथ पे गए हैं उनका मैस था 35 ईच, और जो इस पाथ पे गया उसका मैस था 37. सो ना सिर्फ हमें ये पता चल गया कि आउट ऑफ 4 कितने क्लोरीन का मैस 35 है और कितने का 37, बल्कि दोनों के मैस भी आ गए. बट ये सारे जो रिजल्ट्स हैं
ये ऑब्टेन होते हैं एक ग्राफ के ऊपर जिसे कहते हैं मास स्पेक्ट्रम। तो मास स्पेक्ट्रम हमारे सिलेबस में है, मास स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग नहीं है हमारे सिलेबस में। वर्किंग मैंने सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई है कि कैसे वो आयोनाइज करता है, उसको पॉजिटिव आयन बनाता है, और फिर कैसे डिफ्लेक्ट करके उनके डिफरेंट मैसेज की वजह से उनको डिफरेंट पाथ पे ले जाता है। ओके, अब अगर आप इसको देखें मैस स्पेक्ट्रम के ग्राफ को, तो एक साइड पे उसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है, या जिसको परसेंटेज अबंडेंस कहते हैं, कि उनकी आपस की रेशो क्या है, और एक तरफ उनकी एम ओवर ई वैल्यू होती है। एम ओवर ई वैल्यू यानी मास बाय चार्ज वैल्यू। चार्ज तो सब पे +1 ही आपने देखा है, तो समझे ये मास होता है। तो इन दिस केस आप समझ लें, अगर आइसोटोप का कर रहे हैं तो ये आइसोटोपिक मास होता है। तो अब क्लोरीन के दो पाथ बने हैं, तो इसका मतलब है इसके दो आइसोटोपिक मास है। एक का मास 35 है और दूसरे का मास 37 है। ओके, वन इज 35, वन इज 37। जो 35 है उसकी परसेंटेज 75 है, जो 25 है दूसरे की। ओके, फिर हम इसको यूज करके प्रीवियसली ए आर निकालते थे। तो ए आर ऑफ क्लोरीन क्या हो गया, 35 मल्टीप्लाइड बाई 75 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाय 100, तो दैट गोज 35.5। ये प्रीवियसली हम किया। अब वो कहता है कि अगर आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को पास करेंगे इसी मास स्पेक्ट्रम में, लेट्स से मैंने इसी मास स्पेक्ट्रम में C4H10 को पास कर दिया, तो भी यही होगा। आप कहते हैं हाँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा C4H10 के ऊपर, फिर आगे जाएंगे इसके डिफ्लेक्शंस होंगे इसी मास के हिसाब से, इसी तरह इसका मास स्पेक्ट्रम बनेगा। हम कहते हैं यस। तो अगर लेट से आपने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पास कर दिया तो उसका मास स्पेक्ट्रम फिर यूं आ जाएगा, राइट। तो आप कहते हैं जी उसका जो मास स्पेक्ट्रम है, ये क्या है, रिलेटिव अबंडेंस है। ये क्या है, एम ओवर ई वैल्यू है। लेट से ये आ गया उसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पास किया है, ये उसका मास स्पेक्ट्रम आ गया। ये देखें जरा, ये मास स्पेक्ट्रम। अब ये किसका है, लेट से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का है जिसका नाम है CXH1। अब इसको देख के कैसे हम यूज करेंगे कि इसका एमआर क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन अब कैसे कलेक्ट करेंगे। मैं इस मास स्पेक्ट्रम को अब रीड करना आपको सिखाने लगा। ठीक है, कुछ पीक्स देख के कुछ डिडक्शंस करनी हो। ठीक है, तो वो लिख लीजिए मास स्पेक्ट्रम को रीड करके। नंबर 1, पहला पॉइंट लिखिए कि जब भी किसी मास स्पेक्ट्रम में द पीक एट हाईएस्ट एम ओवर ई वैल्यू known as M peak मॉलिक्यूलर आयन पीक। कहता है जी इस ग्राफ को पढ़ने का एक तरीका है, जब भी आप हाईएस्ट एम ओवरी वैल्यू पे पीक देखेंगे, आपने उसको कहना है एम पीक और मॉलिक्यूलर आयन पीक। किस वजह से है वो ये भी बताना होगा। इट इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर आयन ऑफ दैट कंपाउंड। ये उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर आयन की वजह से है। ये किसकी वजह से है, उसके मॉलिक्यूलर आयन की वजह से,
राइट। इट टेल्स अस, हमें स्टार लगाया कि इंफॉर्मेशन हमें क्या देती है। इट टेल्स अस एमआर ऑफ कंपाउंड। अब देखिए, अब हाइट नहीं देखनी, इसमें आप बताएं हाईएस्ट एम ओवर ई वैल्यू पे कौन सी पीक है। हाईएस्ट एम ओवर ई वैल्यू यानी एक्स एक्सिस में सबसे आगे कौन सी पीक है, सबसे आगे 58, और हम इसको क्या बुलाएंगे, एम पीक। और ये हमें क्या बता रही है कि इस कंपाउंड का एमआर क्या है, व्हाट इज द एमआर ऑफ दिस कंपाउंड, 58। ये इंफॉर्मेशन हमें देती है एमपी। ओके। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, मैं इसी का आपको दोबारा एक ग्राफ देता हूं। इधर देखो बच्चों, अगर इसमें ये देखिए यहाँ एक मास स्पेक्ट्रम है, ये उसकी पीक्स हैं। ये देखें, लेट्स से ये 15 है, 29 है, 43 है, 60, दिस इज 60, 64। आप बताएं जी इनमें से कौन सी पीक कौन सी है, वेयर इज एम पीक। ये रिलेटिव अबंडेंस है, ये एम ओवर ई वैल्यू है। कौन सी एम पीक, विच इज द एम पीक, द पीक एट हाईएस्ट एम ओवर ई वैल्यू, उसे क्या कहेंगे, एम पीक। तो अगर मुझे किसी ने बता दिया था ये कंपाउंड सी एक्स एच वाई जी है, तो मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल गई है कि इसका एम आर कितना है, व्हाट इज द एम आर, 64। समझ आ गई बात। सो जब भी आप किसी कंपाउंड को देखेंगे, मिसाल के तौर पे लेट्स से ये एक और स्पेक्ट्रम है, यहाँ पीक्स हैं, लेट्स से एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये और ये देखो बच्चे, लेट्स से ये है 108, ये है 96, 68, 43 और 15। ये रिलेटिव अबंडेंस है, ये एम ओवर ई वैल्यू है। जी, इसमें कौन सी पी कौन सी है, ये भी सी एक्स एच वाई जी है। तो यस, दिस इज द एम पीक। सो और इसका एम आर कितना है, व्हाट इज द एम आर, 108। बस ये सिंपल सी बात। दूसरा पॉइंट आप सुनिए, ये तो हो गई एम पीक। एक पॉइंट नंबर 2 देखें आप इसी का। वो कह रहे हैं अ पीक 2 units higher than m peak known as m plus 2 peak। कह रहे हैं आपको जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, उससे 2 यूनिट ऊपर अगर कभी पीक मिले ना, आपने उसको क्या बोलना है, m plus 2 पीक, m plus 2 पीक। और ये किस वजह से होती है, इट इज ड्यू टू द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। पहली बात कि ये आइसोटोप ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन की वजह से होती है। ओके, it is due to the isotope of chlorine and bromine, number one। Okay, it is due to the isotope of, it is due to isotope of
क्लोरीन एंड ब्रोमीन। पहले तो पता होना चाहिए किस वजह से है। और क्या बताती है हमें स्टार लगा के? क्लियर है कि इट टेल्स अस प्रेजेंस ऑफ एटम ऑफ Cl और Br in that molecule। Cl या Br का एटम उसमें है। और पता कैसे चलता है? रेशो से पता चलेगा। अगर M पीक और M+2 पीक आपस की रेशो यानी हाइट 3:1 होगी इनकी हाइट्स, तो क्लोरीन होगा। और अगर 1:1 होगी तो ब्रोमीन होगा। 1:1 का मतलब है ये हाइट्स की बात हो रही है। 1:1 का मतलब है सेम हाइट। तो ये हमें ये बताती है बच्चों, अगर किसी में M+2 पीक होगी। पहले आप लिख लें, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M+2 पीक। क्वेश्चन 6 में समझ आ गई बात? अब मैं दिखाता हूं मिसाल के तौर पे। इधर देखो बच्चे, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस। अब मैं एक स्पेक्ट्रम आपको दिखा रहा हूं। लुक एट दिस स्पेक्ट्रम। अब देखिए ये कंपाउंड है, ये एक मास स्पेक्ट्रम है। प्लीज पे अटेंशन। लुक एट दिस प्लीज। इस मैच स्पेक्ट्रम को देखें। अब आप कह रहे हैं जी मुझे हाईएस्ट एम ओवर ई वैल्यू तो 66 पे नजर आ रही है, लेकिन अगर हाईएस्ट में अगर 2 यूनिट का गैप होना तो फिर अगली वाली को एम पीक नहीं कहना। 2 यूनिट जो पहले वाली है उसको एम पीक कहना है, और उससे 2 यूनिट हायर जो है उसको हम बोलेंगे M+2 पीक। ठीक है। और ये देखते ही मुझे पता चल गया कि इस कंपाउंड का ये जो जी एलिमेंट है, ये या तो क्लोरीन है या ब्रोमीन है। क्योंकि M+2 पीक आती ही तब है जब उस कंपाउंड में कौन हो, उस मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन। फिर मैंने फौरन हाइट देखी। क्या एम पीक और M+2 पीक की हाइट सेम है या सेम नहीं है? सेम नहीं है। और फिर रेशो चेक की, क्या ये 3 टाइम्स ऑफ दिस है यानी 3:1 है? यस। तो मुझे पता चल गया कि ये ब्रोमीन भी नहीं है, ये कौन है? क्लोरीन है। समझ आ गई बात? सो नाउ आई नो कि मेरे पास एक कंपाउंड है CxHyCl जिसका MR कितना है 64। तो आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है हमारे सामने। हम स्पेक्ट्रोमीट्री कर रहे हैं जिसका पर्पस ये है, जो अभी लोग आए उनको बता रहा हूँ, कि आप किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास और स्ट्रक्चर कैसे निकालें। ठीक है। तो ये एक स्पेक्ट्रम था हमारे पास। उस स्पेक्ट्रम को देख के क्या क्या इंफॉर्मेशन हम डिड्यूस करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। ठीक है। अब एक और स्पेक्ट्रम है यहाँ पे। इधर देखो बच्चों, इसमें इस स्पेक्ट्रम में ये स्पेक्ट्रम है। ये देखिए, ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? यहाँ कौन सी पीक आई है?
M+2 पीक। ठीक है, अब इसको देख के क्या पता चल गया, इसमें कौन कौन है, क्लोरीन और ब्रोमीन। लेकिन हाइट देखें क्या है, क्या हाइट सेम है? M और M+2 पीक की हाइट चेक करो बच्चों, क्या सेम हाइट्स हैं? आप कहते हैं जी हाइट तो बिल्कुल सेम है। जब सेम हाइट होगी तो इसका मतलब है कि मेरा जो कंपाउंड है वो CXHYBr है। गॉट इट नाउ? समझ आ गई? और उसका MR कितना है, 1/2। सो अभी तक मैंने बताया कि जो हाईएस्ट एम ओवर ई वैल्यू पे आएगी पीक, उसे एम पीक बोलेंगे। जैसे इसमें हाईएस्ट एम ओवर ई वैल्यू, हाइट नहीं, एक्स एक्सिस में जब सबसे आ गया, उसका MR 58 है, वो एम पीक है। फिर मैंने बताया अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि 2 यूनिट के गैप से 2 पीक्स आपको नजर आए, तो फिर हाईएस्ट को M+2 कहना और हाईएस्ट से सेकंड लास्ट को एम पीक कहना। फिर मैंने कहा कि इनको देख के क्या पता चलता है, पहली वाली को देख के उस कंपाउंड का MR पता चलता है, दूसरी वाली को देख के क्लोरीन या ब्रोमीन का डिस्टिंग्विश होता है। ये तो हो गया दो तरह की। तीसरी पीक आ जाए, आपको एक और पीक है जो इंफॉर्मेशन देती है, नंबर 3 आ जाए। ठीक है, नंबर 1 यानी बेसिकली मैथ स्पेक्ट्रम को पढ़ना सिखा रहा हूँ कि जो मैथ स्पेक्ट्रम को देखो तो क्या क्या देखना होता है और उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। तो नंबर 3 पे आ जाओ। अ टाइनी पीक, a tiny peak, a tiny peak 1 unit higher than M peak is known as M+1 peak। कह रहे 1 यूनिट हायर देन एम पीक है, लेकिन साथ इसकी एक निशानी भी उसने बताई है कि हमेशा साइज में छोटी होगी। इसे कहते हैं M+1 पीक, दैट इज कॉल्ड M+1 पीक। ये क्या बताती है? आप कह रहे हैं कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देती होगी, इससे भी कोई इंफॉर्मेशन ड्रॉ करनी है। यस, इट टेल्स अस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इस कंपाउंड में कार्बन एटम्स कितने हैं, वो बताती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कैसे? बाय यूजिंग रिलेशनशिप n is equal to 100/1.1 abundance of M+1 peak over M peak। ये है जी फॉर्मूला। वो कह रहे हैं जी आपके पास वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, आपको इन दोनों की अबंडेंस होनी चाहिए। ये आप इस फॉर्मूला में डालें, अबंडेंस मीन हाइट, आप इस फॉर्मूला में डालें, नंबर ऑफ कार्बन आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे चलें 1/1 एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से ये आईजीपी इधर देखो, ये अब देखें, जो ही हमने स्पेक्ट्रम को देखा तो हमने इस जगह को गौर से देखा तो हमने कहा जी यहाँ 58 पे एक पीक है और 59 पे छोटी सी पीक है। तो 58 वाली को क्या बोला, एम, और 59 जो टाइनी पीक है उसको क्या बोलेंगे, M+1 पीक। अब इन दोनों की हाइट, इन दोनों की हाइट, इसकी और इसकी हाइट मैंने इस फॉर्मूला में डाली। लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूं एट दिस मोमेंट, लेट्स से मैंने इस फॉर्मूला में डाली 100/1.1 इंटू 0.1/26, मैंने अज्यूम किया ओके टोटल, और आंसर भी अज्यूम 4 आ गया। व्हाट डज इट टेल यू, हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल? 4। तो आगे तो प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसका मतलब है, इधर देखें, अभी तक मुझे इस कंपाउंड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी, देखें जरा। फॉर एग्जांपल
क्या इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास? ये मुझे उसने बताया हुआ था कि ये CXHY है। एम पीक को देख के मुझे उसका क्या पता चल गया? MR। एम और M+1 पीक को, हाइट को, फॉर्मूला डाला, नंबर ऑफ कार्बन आ गए, कितने आए? 4। तो इसका मतलब है इस कंपाउंड में इस वक्त 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4। हाइड्रोजन नहीं पता, लेकिन MR कितना है? 58। आप कहते हैं मैं तो हाइड्रोजन भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं हाइड्रोजन, टोटल मास भी है मेरे पास, कार्बन का मास भी है, तो मैं एटलीस्ट हाइड्रोजन का मास निकाल के, और हर हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास होता है, मैं बता सकता हूँ कितने हाइड्रोजन है। फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, 12 एक कार्बन का मास होता है, टाइम्स 4 प्लस S इज इक्वल टू 58। कितना बनता है जरा? 12 टाइम 4 कितना होता है? 48। तो X क्या हो जाएगा? 58 माइनस 48, तो कितना हो गया? 10। तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो कितने हाइड्रोजन हो गए फिर? तो आप कहते हैं ये तो मुझे पता चल गया, तो C4H10 है। सो दिस इज हाउ यू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास एंड द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। मैंने शुरू में क्या कहा था? मास स्पेक्ट्रोमीट्री के थ्रू क्या डिटरमिन करने जा रहे हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, फिर उससे क्या डिटरमिन कर लेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, अब जरा इधर आ जाए। ये कंपाउंड है बच्चों, इसकी भी यहां एक टाइनी सी पीक आई। इधर देखें, यहां एक टाइनी सी पीक आई इस जगह पे। अब क्या कहेंगे? 64 वाली को क्या कहेंगे? एम पीक। 65 वाली को क्या कहेंगे? M+1 पीक। और आखिरी वाली को M+2 पीक। और इन दोनों हाइट्स को मैंने लेट से नंबर ऑफ कार्बन इस वाले फार्मूला में डाला, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इसका क्या मतलब है? ये कंपाउंड में कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन नहीं पता। ओके। और टोटल एमएस 64 है। अब बता नहीं सकते हाइड्रोजन? बता सकते हैं। क्या है? देखें, 12 टाइम्स 2 प्लस एक्स प्लस क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, यहाँ आइसोटोपिक मास डालना है, 35.5 नहीं डालना। और जब एम पीक को यूज कर रहे हैं तो इसका छोटा वाला मास डालना है, 35 इज इक्वल टू 64। तो 24 प्लस 35 माइनस 64 कितना होता है? एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 5 आई थिंक। तो ये तो मुझे पता चल गया, ये कंपाउंड है C2H5Cl। दिस इज हाउ वी डिटरमिन दिस कंपाउंड। बात समझ आइए? सो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ये मैं अब आपको दे रहा हूं, ये कंपाउंड है, इसकी ये 3 पीक्स हैं। आप में से बताएगा कोई, ये 3 पीक्स हैं इसकी, इसमें कौन सी एम है, कौन सी M+1 है, कौन सी M+2 है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन ये हमें दे रहा है? मैं ये मिटा देता हूँ सब कुछ। 108 जो है वो एम पीक है, ये M और ये M+1, और ये क्या है? अब हमें एम पीक को देख के पता चल गया इसका MR कितना है? 108। फिर M+2 पीक और सेम हाइट देख के क्या पता चल गया? M और M+2 की हाइट भी सेम है, और M+2 है, तो दैट टेल्स अस कि ये जो Z है ये ब्रोमीन है। ये Z क्या है? ब्रोमीन है। क्योंकि M और M+2 हो और सेम हाइट की हो, तो इसका मतलब है ब्रोमीन प्रेजेंट है उसके अंदर। एमपी को देख के एमआर निकाला आपने? जी, एमआर को, एमपी को देख के हमेशा। सो ये बन गया CXHY इज इक्वल टू 108। ऐसा ही है। मैंने लेट से M+1 को यूज किया, नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास 2 निकल आए। किस फॉर्मूला में डाला? 100/1.1। तो फिर देखें, 12 टाइम्स 2 प्लस एक्स प्लस BR इज इक्वल टू 108। तो क्या है, निकाल सकते हैं ना एक्स? तो 108 और 24 कितना होता है? माइनस करें जरा। और BR 80 होता है, 79 होता है। BR का आइसोटोपिक मास डालना है, और जब MP यूज कर रहे हैं तो छोटा मास डालना है। 5 आ गया। So C2H5Br is this compound.
I hope you understood how we determine the molecular formula, how we determine the MR, and how we determine all this, right? अब जो इसका आखिरी पार्ट है वो कहता है, ये तो बात समझ आ गई कि हर स्पेक्ट्रम में ये जो आखिरी वाला रीजन होगा, ये वाला, इसमें M+1 और M+2 पीक्स होंगी, तीन, एक इन गैप से। इनको देख के क्या पता चलेगा, ये भी हमें पता चल गया, उस कंपाउंड पे पहुंच जाएंगे। कहते अच्छा ये बताएं कि ये क्या थी, ये बाकी की पीक्स क्या है। ये तो अब समझ आ गया कि इस केस में आपने मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, ये अगर मास स्पेक्ट्रोमीटर है तो आपने लेट से C4H10 को पास किया। यहां मैंने आपको बताया एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है जो इलेक्ट्रॉन फायर कर रही होती है, ठीक है। तो एक तो C4H10 का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, उसका मास भी 58 है। ये तो बात समझ आई। वो कहता है अच्छा इस स्पेक्ट्रम में जो बाकी सारी वैल्यूज हैं, ये देखें, इसी के मास स्पेक्ट्रम में, C4H10 के मास स्पेक्ट्रम में आप कहते हैं पीक सिर्फ 58 पे तो नहीं आई। 58 वाली तो मुझे समझ आ गई है, वो किसकी वजह से है, वो है उसकी वजह से, मॉलिक्यूलर आयन की वजह से, C4H10, यानी ये जो आई है ये C4H10 की वजह से। ये पीक्स क्यों, क्या ये कोई और कंपाउंड हम कहते हैं जिन्हें, ये और कंपाउंड्स नहीं होते। एम पीक से पीछे पीछे जो पीक्स होती हैं वो उसी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है उसके फ्रैगमेंट्स की होती है। उसके क्या होते हैं, फ्रैगमेंट्स, यानी टुकड़ों की होती है। इसका मतलब है कि जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मास स्पेक्ट्रोमीटर में पास करते हो तो वो अपने छोटे हिस्सों में ब्रेक भी हो जाता है, टूट भी जाता है। तो ये उसके फ्रैगमेंट्स होते हैं, और क्योंकि छोटे फ्रैगमेंट्स का मास अलग अलग है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर का असूल है कि जिसका भी मास अलग होगा उसका पाथ अलग कर देगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये मैंने आपको सिखाया है ऊपर, ये देखिए यहाँ, तो उतनी पीक्स आ जाएंगी। तो एक बात समझ आ गई कि जो मास स्पेक्ट्रोमीटर में इतना सारा रश लगा होता है, तो एम पीक से जितनी पीछे पीक्स होती हैं वो उसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के छोटे टुकड़े हो, वो अलग से कंपाउंड नहीं होते, या कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, कुछ ऐसा वैसा नहीं होता, वही मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाता है। मिसाल के तौर पे चले हम एज्यूम करते हैं कि ये जो C4H10 है जो हम अंदर पास कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर एज्यूम कर लेते हैं, हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर है, यही बनता है ना, CH3 CH2 CH2। चले मैं इसको बहुत ज्यादा डिस्प्लेड में भी नहीं लिखता, इस तरह लिख लेते हैं। आप कहते हैं जी ये स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 CH2 एंड देन, एक तो तरीका ये है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आया, इस मॉलिक्यूल पे लगा, कार्बन है उसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन है उसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो लेट से इन 6 टाइम फोर्स कितना होता है, 24 और 10, 34 टोटल इलेक्ट्रॉन है। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दिया इस पूरे मॉलिक्यूल में से, तो आप कहते हैं इस पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज आ गया CH3 पॉजिटिव। और इसका जब आप MR निकालते हैं, कार्बन आपको पता है ना 12 टाइम 4 होता है, हाइड्रोजन 1 टाइम 10 होता है, तो कितना बनता है 58। तो आप कहते हैं अच्छा जो 58 पे पीक आई थी, एम पीक जो थी, वो इस आयन की वजह से थी कि जो C4H10 पूरा का पूरा हमने पास किया, उसका इलेक्ट्रॉन चला गया, पॉजिटिव आयन आया, वो घूम के जब जाके डिटेक्टर पे लगा उसने ये पीक दी। आप कहते हैं दूसरा ऑप्शन ये है कि जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है ना, ये जब हिट करे तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स में से किसी को हिट कर दे, लेट से इसको हिट कर दे और उसको नॉकआउट कर दे, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा। आप कह रहे हैं ये तो CH3 पॉजिटिव बन जाएगा, ये तो एक फ्रैगमेंट बन जाएगी। हम कहते हैं यस। तो इसका मास कितना बनेगा देखें जरा। आप कहते हैं इसका मास हो जाएगा 12 + 3 कितना होगा, 15। तो आप कहते हैं अगर मॉलिक्यूल यहां से टूट गया इस जगह से, तो ये फ्रैगमेंट बन जाएगी CH3। लेकिन जरूरी तो नहीं है यहां से टूटे, और यहाँ आप कहते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन यहाँ आके हिट कर दे और इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड नहीं होल्ड कर सकता, वो बॉन्ड टूट जाता है, एक फ्री रेडिकल बनता है, एक पॉजिटिव आयन बनता है। फ्री रेडिकल को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। आप कहते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया ये वाली चीज, तो ये तो बन जाएगा CH3 CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज 29, इसका मास 29 बनता है। आप कहते हैं यहां से टूट जाए अगर CH3 CH2 पॉजिटिव 43, ये मैथ्स निकाल रहा हूं, ओके।
तो इसका मतलब है कि जब आप इस मास स्पेक्ट्रम को बनाओगे, अब आपको समझ आया कि वो जो पीक्स आई थी वो इन सब की पीक्स, यानी इसका मतलब है जो अभी ऊपर जाऊं मैं, या इधर ही अगर मैं इसका मास स्पेक्ट्रम बनाऊं, तो आप कहते हैं अच्छा आप जो 15 पे पीक आई थी वो CH3 पॉजिटिव की वजह से थी, जो 29 पे पीक आई थी वो CH3 CH2 पॉजिटिव फ्रैगमेंट की वजह से थी, जो 43 पे पीक आई थी वो CH3 CH2 पॉजिटिव की वजह से, और फाइनली जो 58 पे पीक आई थी वो CH पूरे मॉलिक्यूलर आयन की वजह से थी, CH3 CH2 एंड देन CH3। तो यारी बात, सो दिस इज हाउ वी लुक एट द मॉलिक्यूल और उसके फ्रैगमेंट्स को। ठीक है, सो फ्रैगमेंट्स उसी के छोटे टुकड़े होते हैं। कल इसके ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे हम, और फ्रैगमेंटेशन से कैसे आइसोमर्स तक पहुंचा जाता है वो बताऊंगा आपको। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।